कल्पना कीजिए एक शख्स की जो अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए दुनिया के शीर्ष 3 अपराध सरगनाओं से टकरा जाए। ये कहानी आरंभ होती है ब्राज़ील से, जहां हम आर्थर नाम के व्यक्ति को देखते हैं। आर्थर एक भोजनालय में होता है, तभी उसकी भेंट एक युवती से होती है। युवती आर्थर से कहती है कि वो बहुत समय से उसे ढूंढ रही है, क्योंकि उसके मालिक चाहते हैं कि वो उनके कहने पर 3 व्यक्तियों की हत्या करे। दरअसल आर्थर पूर्व में एक भाड़े का हत्यारा था जो सुपारी लेकर लोगों को खत्म करता था, पर उसने ये पेशा वर्षों पहले ही छोड़ दिया था। इसी कारण जब वो युवती उसे प्रस्ताव देती है तो आर्थर उसे स्पष्ट इनकार कर देता है। अब आर्थर का इनकार सुनकर वो युवती उसे डराने लगती है कि यदि उसने ये काम न किया तो वो पुलिस को सूचित कर देगी कि आर्थर अब भी जीवित है और ब्राज़ील में छिपा है। परंतु इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाए, आर्थर उसकी एक तस्वीर ले लेता है। ये देखकर वो युवती और उसके सारे साथी आर्थर पर हमला कर देते हैं। लेकिन आर्थर भी कोई आम व्यक्ति नहीं है। वो एक एक करके सबको हरा देता है और इमारत से कूदकर एक केबल कार पर लटक जाता है। इसी दौरान वो युवती और उसके अन्य गुंडे भी केबल कार में चढ़ते हैं और आर्थर को ढूंढने लगते हैं। सभी नीचे उसकी खोज कर रहे होते हैं, पर आर्थर तो केबल कार की छत पर खड़ा था। ये देखकर वो युवती ऊपर गोली चलाने लगती है, लेकिन आर्थर समय रहते केबल कार से छलांग लगाकर एक पैराग्लाइडर से लटककर वहां से निकल जाता है। इसके पश्चात आर्थर अपने गुप्त ठिकाने पर पहुंचता है, जहां उसने बहुत सारा धन, हथियार और विभिन्न देशों के पासपोर्ट छिपाए थे। वो अपना ब्राज़ील का पासपोर्ट जला देता है और नया पासपोर्ट लेकर थाईलैंड की ओर निकल पड़ता है। थाईलैंड पहुंचने पर उसकी भेंट में नामक महिला से होती है। मे और आर्थर पहले से एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि आर्थर हर मिशन के बाद थाईलैंड आके छिपता था। मे एक रिजॉर्ट की मालिक है और उसका रिजॉर्ट नगर से काफी दूर स्थित है, जो आर्थर के छिपने के लिए एकदम उपयुक्त जगह थी। रात को आर्थर उस युवती के बारे में पता लगाता है जो उसे रेस्टोरेंट में मिली थी। कुछ खोजबीन के बाद उसे जानकारी मिलती है कि वो युवती क्रीन नामक माफिया के लिए काम करती है। उधर आर्थर निर्णय करता है कि वो कुछ समय तक थाईलैंड में ही रुकेगा ताकि क्रीन और उसके आदमियों से बच सके। एक दिन जब मैं रिसॉर्ट के स्वागत कक्ष पर होती है, एक युवती आती है और उससे प्राथमिक उपचार का सामान मांगती है। उस युवती की दशा देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे बुरी तरह मारा गया हो। जब मैं उससे चोटों के बारे में पूछती है तो वो बात को टालकर वहां से चली जाती है। रात्रि में जब मैं समुद्र किनारे होती है तो देखती है कि दूर खड़ी एक नाव पर एक पुरुष उस युवती को बेरहमी से मार रहा है। वो भागती है और आर्थर के पास जाकर उसे बचाने का निवेदन करती है। पहले तो आर्थर मना करता है, लेकिन मे के आग्रह पर वो युवती को बचाने निकल पड़ता है। नाव पर जाकर वो देखता है कि फ्रेन नामक व्यक्ति उस युवती को पीट रहा है। फिर आर्थर और फ्रेन में लड़ाई होती है, जिसमें फ्रेन की मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात आर्थर में से कहता है कि वो युवती को किनारे ले जाए, तब तक वो नाव और शव को नष्ट कर देता है। जब आर्थर नाव में जाता है तो उसे युवती का पासपोर्ट मिलता है। उसका नाम जीना थॉमसन था और वो एक अमेरिकी नागरिक थी। उसे वहां जीना का फोन भी मिलता है, जिसमें आर्थर की तस्वीर होती है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि आज ही आर्थर ने पहली बार जीना को देखा है, तो फिर उसकी तस्वीर उसके फोन में कैसे? खैर, आर्थर नाव से बाहर आता है और उसमें विस्फोट कर देता है। तत्पश्चात वह जीना के पास जाकर उस तस्वीर के बारे में पूछता है। यहाँ खुलासा होता है कि वे दोनों भी क्रीन के ही आदमी हैं और नाव पर जो लड़ाई हुई वो सिर्फ एक अभिनय था, ताकि आर्थर और जीना एक दूसरे से परिचित हो सके। दरअसल क्रीन की योजना थी कि आर्थर जीना की जान बचाएगा और फिर वो उसे प्रेम में उलझा लेगी, और जब दोनों को एक दूसरे से सच्चा प्रेम हो जाएगा तो क्रीन जीना का अपहरण कर लेगा और उसकी रिहाई के बदले आर्थर को अपनी सभी बातें माननी होंगी। जीना बताती है कि उसे क्रीन ने ब्लैकमेल कर ये सब करवाया है। जीना एक अनाथालय चलाती है जहां वो अनाथ बच्चों की देखभाल करती है। क्रीन ने उसे धमकाया था कि अगर वो इस योजना का हिस्सा नहीं बनी तो वो उसके बच्चों को जान से मार देगा। इसी कारण जीना को ये सब करना पड़ा। ये जानकर आर्थर निर्णय करता है कि वो क्रीन को उसी की योजना में फंसाकर समाप्त करेगा। अगले दिन आर्थर देखता है कि क्रीन के कुछ लोग उस पर नजर रख रहे हैं। ये देखकर वो जीना के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर समुद्र किनारे घूमने लगता है, ताकि क्रीन के लोगों को लगे कि उनकी योजना सफल हो रही है।
इस तरह दिन बीतते जाते हैं और दोनों को एहसास भी नहीं होता कि वे सच में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं। एक रात जब वे दोनों समुद्र किनारे होते हैं तो आर्थर उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। आर्थर जीना को ये जाहिर करता है कि वो भी बचपन में अकेला था और एक अपराधी ने उसे खरीद लिया था जो बच्चों को कातिल बनाने की ट्रेनिंग देता था। उस ट्रेनिंग कैंप में आर्थर के साथ क्रेन भी था। दोनों ने तय किया कि वे उस जगह से फरार हो जाएंगे। जहां आर्थर निकलने में कामयाब हुआ, वहीं क्रेन पकड़ लिया गया। उसे बेरहमी से पीटा गया और अब सालों बाद वो इसका हिसाब चुका रहा है। ये जानकर जीना को बहुत दुख होता है और वो आर्थर को गले लगाती है। अगली सुबह जब वे समुद्र के किनारे होते हैं, क्रेन के आदेश पर उसके आदमियों ने जीना को अगवा कर लिया और आर्थर को क्रेन के पास ले जाया गया। आर्थर तय करता है कि जैसे ही वो क्रेन को देखेगा उसे खत्म कर देगा, लेकिन उसकी ये योजना विफल हो जाती है क्योंकि क्रेन उसे एक खास कुर्सी पर बैठा देता है जिसके नीचे विस्फोटक होता है। अगर आर्थर कुर्सी से हिलता है तो वो फट सकती है। क्रेन उसे धमकी देता है कि अगर जीना को जिंदा देखना चाहता है तो उसे उसके बताए 3 लोगों को खत्म करना होगा। हर मिशन पूरा होने के बाद उसे जीना से वीडियो कॉल पर मिलने दिया जाएगा। आर्थर के पास कोई विकल्प नहीं बचता और उसे क्रेन की बात माननी पड़ती है, वरना क्रेन जीना को जान से मार सकता है। क्रेन उसे एक ट्रैकर और पहले निशाने की तस्वीर देता है। उसका पहला लक्ष्य था क्रिल, जो अफ्रीका का एक भयानक कातिल था और इस वक्त मलेशिया की पंजारा जेल में बंद है। ये जेल समुद्र के बीचों बीच है और इसकी दीवारें 100 फीट ऊंची हैं। यहाँ से कोई भाग नहीं सकता और अगर कोई समुद्र में कूद भी गया तो शार्क का निवाला बन जाएगा। आर्थर मलेशिया पहुँचता है और मिशन की रणनीति बनाता है। उसे पता चलता है कि इस जेल में केवल सबसे खतरनाक अपराधी रखे जाते हैं। वो सारे वांछित अपराधियों की सूची खंगालता है और एक को चुनता है जिसके चेहरे पर पासे का टैटू होता है। आर्थर भी वैसा ही टैटू अपने चेहरे पर बनवाता है ताकि वो उस अपराधी जैसा दिख सके। फिर वो बाजार जाता है और मिशन के लिए जरूरी सामान जुटाता है। एक स्थानीय गुंडे से विस्फोटक बनाने की सामग्री लेता है, फिर ऐसी क्रीम खरीदता है जिससे शार्क उसके पास नहीं आएंगे। वो अपने अड्डे पर लौटता है और एक विशेष बम बनाता है जो देखने में आम लगता है। अगले दिन वो बदल चुके चेहरे के साथ शहर में निकलता है। पुलिस उसे वही अपराधी समझकर पकड़ लेती है और उसे उसी जेल में पहुंचा देती है जहां क्रिल पहले से बंद होता है। वो देखता है कि क्रिल के चारों ओर अंगरक्षक हमेशा रहते हैं क्योंकि उस पर कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। एक साथी कैदी आर्थर को बताता है कि आज फिर से क्रिल पर हमला होगा। जब हमला होता है, आर्थर क्रिल को बचा लेता है। क्रिल इससे खुश होकर उसे रात के खाने पर बुलाता है। आर्थर वहां पहुंचता है और देखता है कि क्रिल अकेला है। मौका पाकर आर्थर उस पर झपटता है और गला घोंटकर मार डालता है। फिर वो उसके सूप में जहर मिला देता है ताकि उसकी मौत हादसा लगे। इसके बाद आर्थर जेल की दीवार पर जाता है, उसमें विस्फोटक भरता है और आग लगा देता है। ट्रैकर निकालता है और क्रीम लगाकर शार्क से बचाव करता है। धमाके से दीवार टूटती है और वो पानी में कूद जाता है। पास ही क्रेन के आदमी उसकी ट्रैकिंग कर रहे होते हैं और उसे बाहर निकाल लेते हैं। ऊपर आते ही वो जीना से कॉल करके उसका हाल जानता है और चैन की सांस लेता है। क्रेन उसे बताता है कि अब अगला मिशन 36 घंटे में पूरा करना होगा। दूसरा निशाना एड्रियन है, जो ऑस्ट्रेलिया में एक 58 मंजिला इमारत के टॉप पर रहता है। उसके फ्लैट के सभी शीशे बुलेट प्रूफ हैं और चारों ओर गार्ड तैनात रहते हैं, लेकिन हर सुबह वो खुले स्विमिंग पूल में तैरने आता है। आर्थर ये देख लेता है और तय करता है कि इसी पूल में उसे मारेगा। वो एक एजेंट से मिलता है और एड्रियन के नीचे वाले फ्लैट का खरीदार बनकर वहां जाता है। फ्लैट की चाबी की तस्वीर लेता है ताकि नकली चाबी बना सके। इसके बाद एक खास केमिकल बम बनाता है जो मोटे शीशे भी तोड़ सके। पूरा प्लान बनाकर वो भेष बदलकर बिल्डिंग में घुसता है। वो फ्लैट की खिड़की से एड्रियन के फ्लैट की ओर बढ़ता है, केबल और गैजेट से पूल तक पहुंचता है और बम फिट करता है। जैसे ही एड्रियन पूल में आता है, आर्थर बम विस्फोट करता है और वो ऊपर से नीचे गिरकर मर जाता है। आर्थर ने दूसरा मिशन भी पूरा कर लिया और अब जीना से बात कर सकता है, लेकिन जीना चालाकी से उस नाव का नंबर दिखा देती है जिसमें उसे बंधक बनाया गया है। आर्थर नाव की लोकेशन ट्रैक करता है और हेलीकॉप्टर किराए पर लेकर वहां पहुंचता है। नाव वहां नहीं मिलती तो वो समुद्र में और आगे बढ़ता है। जल्द ही वो नाव दिखाई देती है
और वो कूदकर वहां पहुंच जाता है, मगर उसे जल्द ही पकड़ लिया जाता है और क्रेन के पास ले जाया जाता है। क्रेन उसे जान से नहीं मारता, बल्कि आखिरी चेतावनी देता है कि अगर फिर से ऐसा किया तो दोनों मारे जाएंगे। अब आर्थर के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो तीसरे और अंतिम मिशन के लिए निकलता है। इस बार उसका निशाना मैक्स है, जो एक हथियार तस्कर है और बुल्गारिया में रहता है। उसका ठिकाना एक फौजी बंकर जैसा है और वहां जाना नामुमकिन है। हर कोने में कैमरे लगे हैं और सुरक्षा कर्मी घातक हथियारों से लैस हैं। मिशन की योजना बनाते वक्त आर्थर को समझ आता है कि क्रेन उससे अपने प्रतिस्पर्धी हटवा रहा है। अगर वो मैक्स को भी खत्म कर देगा तो क्रेन दुनिया का सबसे ताकतवर माफिया बन जाएगा। मगर फिर भी मिशन करना जरूरी है, क्योंकि जीना खतरे में है। रिसर्च में पता चलता है कि मैक्स की तबीयत खराब रहती है और एक मेडिकल हेलीकॉप्टर अगली सुबह उसके घर लैंड करेगा। उसमें डॉक्टरों की टीम होगी जो उसकी सेहत की जांच करेगी। अगले दिन आर्थर उस हॉस्पिटल पहुंचता है जहां से हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला होता है। वो धीरे से हेलीपैड तक पहुंचा और हेलीकॉप्टर के सामान रखने वाले हिस्से में छिप गया। जब डॉक्टर्स की टीम मैक्स के निवास पर पहुंची तो उनके साथ साथ आर्थर भी वहां आ गया। जैसे ही वो इमारत में दाखिल हुए, उसने सभी कैमरों को बंद कर दिया ताकि सुरक्षा कर्मियों को कुछ नजर न आए। कैमरे बंद होते ही मैक्स को एक सुरक्षित कमरे में ले जाया गया ताकि उसे इस हमले से महफूज रखा जा सके। लेकिन आर्थर तो पहले से ही उस सुरक्षित कमरे के भीतर मौजूद था। यहाँ मैक्स को लगा कि आर्थर अब उसकी जान ले लेगा, मगर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने उसे क्रेन की पूरी योजना बताई कि किस तरह वो सभी को खत्म करके संसार का सबसे बड़ा अपराधी बनना चाहता है। आर्थर ने मैक्स से कहा कि अगर हम दोनों मिलकर क्रेन को ही खत्म कर दें तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर अंडरवर्ल्ड डॉन बन जाओगे। अब मैक्स को भी ये प्रस्ताव पसंद आ गया और फिर दोनों ने एक योजना बनाई कि वे दोनों मिलकर मैक्स की मौत का झूठा नाटक करेंगे। और जब क्रेन के आदमी मैक्स के शव को देखने आएंगे तो उस समय क्रेन यार्ड में अकेला होगा और तब उसे खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। योजना के अनुसार आर्थर एक धमाका करता है जिससे मैक्स पानी में गिर जाता है और फिर वो मैक्स को पानी के रास्ते एक समुद्र तट तक ले जाता है। इसके बाद वो कुरियन को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैक्स की डेड बॉडी उसकी पनडुब्बी में पड़ी है। यह सुनकर क्रेन अपने आदमियों को मैक्स की लाश खोजने भेज देता है। इधर दूसरी ओर आर्थर ने उनके स्वागत के लिए पूरा बंदोबस्त कर रखा था। उसने हर गेट पर विस्फोटक और स्वचालित बंदूकें लगाई थीं। अब जैसे ही क्रेन के आदमी वहां पहुंचे, आर्थर उन सब पर पागलों की तरह गोलियां चलाने लगा। इधर क्रेन अपने कैमरे की मदद से ये सब देख लेता है और समझ जाता है कि आर्थर ने उसे धोखा दिया है। उस और आर्थर भी बोट की तरफ बढ़ जाता है और वहां पहुंचकर क्रेन के बचे हुए लोगों को भी खत्म कर देता है। क्रेन ये सब देख घबरा जाता है और इसलिए वो जीना को एक रूम में बंद कर देता है। इसके बाद वो नाव में लगे विस्फोटक को सक्रिय कर देता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, मगर इससे पहले कि क्रेन वहां से निकल पाता आर्थर उस पर हमला कर देता है। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से भिड़ते हैं, लेकिन इस मुकाबले में आर्थर क्रेन पर हावी हो जाता है। वो क्रेन को एक लोहे की जंजीर में जकड़ देता है और तुरंत जीना के पास पहुंचता है। आर्थर जीना को एक छोटी सबमरीन में बिठाकर उसे जहाज से अलग कर देता है, लेकिन अभी वो खुद बोट से बाहर निकल पाता उससे पहले ही वहां विस्फोट हो जाता है। इस हादसे में जीना की जान तो बच जाती है, लेकिन आर्थर का कोई पता नहीं चलता। इसके बाद मैक्स के आदमी उस बोट का मलबा बाहर निकालते हैं, लेकिन उन्हें न तो आर्थर मिला और न ही उसका शव। इस हादसे के कई महीने बाद हम जीना को दोबारा कंबोडिया में उसके अनाथालय में देखते हैं। तभी वहां आर्थर आ जाता है, जो पूरी तरह ठीक होता है। इसका मतलब उस हादसे में आर्थर की मृत्यु नहीं हुई थी। असल में वो बोट के स्टील चैम्बर में छुप गया था, जो ऐसे धमाकों से लोगों को बचाने के काम आता है। और इसी के साथ ये शानदार फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक बेहद रोमांचक और चौंकाने वाली कहानी, जहां एक चालाक दिमाग ने खुद को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया और सबसे बड़े माफिया को मात दे दी। ये तो थी सिर्फ एक कहानी, लेकिन ऐसी कई और कहानियां इंतजार कर रही हैं आपको चौंकाने के लिए। सब्सक्राइब करें और तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार कहानी और भी गहरी होगी।